Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel AI with Noor. So in this video we are going to create an end-to-end recommendation system project using Spotify music dataset. Okay. So यहाँ पे हमने एक छोटा सा वेबसाइट भी बनाया है। यहाँ पे here आपको सर्च बार में एक गाने का नाम देना होगा, जैसे कि I have this song, and the moment you click on this button it will recommend top 5 songs with the name by the artist and किस साल में वो गाना आया था. So this is another recommendation, Dance Fambiox by Dr. John, which was released in 1968. So इस complete project के लिए हम Spotify music dataset यूज़ करेंगे और machine learning के अंदर हम इसके लिए एक recommendation system भी बनाएंगे. So we are going to do a lot of things. Let me show you one more recommendation for another song. तो मेरे पास एक और गाना है Recognize. Let's see recommendation. So letter which was जो artist है वो ये है and it was released in 1954. ठीक है. So yeah, we are getting top 5 songs for each input song. ठीक है. So अब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हम मशीन लर्निंग के टेक्निक्स यूज़ करेंगे, स्पेशली रिकमेंडेशन सिस्टम. नाउ मैंने आपको इस रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट में रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ाया है और मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स पढ़ाए हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम वी हैव टू यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट. So basically these are songs. For such type of recommendation, for such type of data set we need to use clustering based recommendation system या unsupervised learning techniques. Now before implementing this project और इसकी कोड एंड वेबसाइट बनाने से पहले मैं आपको एक हेलो एंड हाई देता हूँ अबाउट क्लस्टर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम. सो क्लस्टरिंग एक टेक्निक है जो आप अनलेबल्ड डेटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर. बट क्लस्टरिंग बेस्ड एल्गोरिदम या क्लस्टरिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम कुछ इस तरह होते हैं कि आप अपने डेटा सेट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनके क्लस्टर्स बनाते हो और फिर जब फ्यूचर में एक नया एलिमेंट आता है तो आप उस एलिमेंट को तमाम क्लस्टर के साथ मैच करते हो और जो मोस्ट सिमिलर क्लस्टर होता है फिर आप उनसे आइटम उस क्लस्टर से आइटम दिखा के टॉप जो 5 और 10 है वो रिकमेंड करके देते हो. मैं एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा. बट clustering based recommendation system utilize unsupervised clustering techniques or algorithm that are used to group users or items or movies or whatever products you have with similar characteristics and provide recommendation based on these clusters. These systems are particularly useful when explicit user item interaction data is sparse or unavailable. So basically जब आपके पास ऐसे डेटा हो जो अनलेबल्ड हो और वहाँ पे यूज़र का आइटम के साथ एक एक्सप्लिसिट इंटरेक्शन ना हो या अनअवेलेबल हो तो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ क्लस्टर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम. नाउ हाउ क्लस्टर वर्क्स. सो फर्स्ट यू हैव टू गेट योर रॉ डेटा सेट. ये हमारे पास फ्रूट का डेटा है जिसमें हमारे पास दिस टाइप के फ्रूट है, हमारे पास मैंगो है एंड यहाँ पे कुछ एप्पल्स भी हैं. अब ये रॉ डेटा है. ठीक है. अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन तमाम आइटम्स को क्लस्टर करने होंगे. क्लस्टर मतलब ग्रुप कि जितने भी ये रेड है, अब इसको क्या कहते हैं, लाइक दिस सेब एप्पल, ये यहाँ पे भी पड़े हैं और यहाँ पे भी पड़े हैं. मुझे इनको उठा के एक क्लस्टर में डालने होंगे यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स. जितने भी मैंगोज है लाइक मैंगोज, इनको मैंने उठा के एक और क्लस्टर में डालने होंगे एंड इसी तरह रिमेनिंग जो आइटम्स हैं लाइक दिस एंड दिस, इनको उठा के एक और क्लस्टर में डालने होंगे. नाउ आई हैव 3 क्लस्टर्स and each cluster contain a lot of element but they have similar characteristics, similar attributes. So हर क्लस्टर में जो भी होगा वो सिमिलर चीज होंगे, जैसे कि एप्पल क्लस्टर, मैंगो क्लस्टर एंड दिस पाइनएप्पल क्लस्टर. ओके. अब फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैंगो आया, ये मेरे पास एक मैंगो आया.
एक नया सॉन्ग आया या एक नया मैंगो आया। अब मैंने इसको ये बताना है, अपने इस पूरे क्लस्टर एल्गोरिथम को ये बताना है कि आप मुझे इस जैसे कुछ और दिखा दें। तो वो क्या करेगा, इन तीनों क्लस्टर को खोजेगा। अब ये जो मैंगो है ये सबसे ज़्यादा सिमिलर टू मैंगो वाला क्लस्टर का है, तो ये इससे टॉप 4 या 5 को उठा के यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करके देगा। सो द जनरल आइडिया इज इन क्लस्टर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम कि जब आप रॉ डेटा को पहले क्लस्टर करते हो तो फिर फ्यूचर में जो नया आइटम या नया एलिमेंट आता है तो जो सबसे ज़्यादा सिमिलर क्लस्टर होता है आप सबसे पहले उस आइटम को उसके अंदर डालते हो। देन उस सिमिलर क्लस्टर के अंदर जो टॉप 5 और 10 आइटम्स है उनको निकाल के आप डिस्प्ले करते हो। ये होता है पूरा का पूरा आइडिया एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लस्टरिंग बेस्ड एल्गोरिथम्स। नाउ हाउ क्लस्टरिंग बेस्ड एल्गोरिथम वर्क्स। सबसे पहला स्टेप पे इनपुट, आपके पास जो डेटा हो वो मस्ट बी अनलेबल्ड डेटा, यानी वहाँ पे चाहे वो यूज़र हो, आइटम्स हो, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। यानी वहाँ पे उसके लिए कोई लेबल ना हो पहले से। ये पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप कोई क्लस्टरिंग बेस्ड एल्गोरिदम लगाए और क्लस्टर बनाए, जैसे कि हमने 3 क्लस्टर बनाए। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है जो मैंने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से पढ़ाया है। के मींस क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। सो हम आज के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे के मींस क्लस्टरिंग, जो आइटम्स के बीच में उनके सिमिलैरिटी या सिमिलर करेक्टरिस्टिक के बीच में क्लस्टर बनाता है यूजिंग ऑप्टिमल के नंबर। ये हम आगे बड़े डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड स्टेप कि अब आप यूज़र को रिकमेंडेशन जनरेट करके दें, यानी यूज़र ने जो टाइप किया है उसके बेस पे सिमिलर क्लस्टर से उसे लास्ट स्टेप में जो टॉप 10 और टॉप रैंक्ड लिस्ट है वो उसे डिस्प्ले करके दे। जैसे कि मैंने गाना इनपुट किया तो वो मुझे टॉप 5 उसी ही सेम क्लस्टर से रिकमेंड करके दे रहा था। तो ये है एक ओवरऑल आइडिया बिहाइंड क्लस्टरिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द एंटायर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेटा सेट को यहाँ पे लोड करते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करना होगा, पिंडाज। अब मैं यहाँ पे डेटा को लोड करता हूँ तो उसके लिए आप रीड CSV फाइल यूज़ करते हो और डेटा का नाम है data.csv। अब सिंस ये बड़ा डेटा है तो मैं अभी के लिए रैंडमली कोई 5000 सैंपल उठाता हूँ। देन आई विल शो के इस डेटा के अंदर है क्या। सो रैंडम स्टेट एक पैरामीटर सैंपल के अंदर आता है जिसमें आप नॉर्मली 42 देते हो और रैंडमली 5000 रोज उठाते वक्त या रिकॉर्ड्स उठाते वक्त आई वांट टू रिसेट द इंडेक्स। तो उसके लिए आप रिसेट इंडेक्स विद ड्रॉ विल बी इक्वल टू ट्रू। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये है अपना डेटा। सो ये है स्पॉटिफाई म्यूज़िक रिकमेंडेशन डेटा जिसमें सॉन्ग्स के इंफॉर्मेशन है। अगर मैं हल्का सा जूम इन करके अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं मालूम कि इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है। बट ये म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स के अंदर जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर्स और वैल्यूज होते हैं आई थिंक वही है। सो वैलेंस, किस साल में ये गाना रिलीज़ हुआ था, अकाउस्टिकनेस वट एवर इट इज़ आई डोंट नो बट या दिस इज़ अ वैल्यू, उस गाने का आर्टिस्ट, डांसबिलिटी, ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड, ठीक है, कितने ड्यूरेशन का गाना है, एनर्जी लेवल, अब ये एक्सप्लिसिट कोई पैरामीटर है, उस गाने का आईडी, इंस्ट्रूमेंटलनेस, उसके बाद की है, लाइवलीनेस एंड लाउडनेस। अब एक गाने के अंदर जब एक गाना आप रिकॉर्ड करते हो तो वो मिनट्स ड्यूरेशन में होता है। अब उस गाने के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं लाइक ऑल दिस फीचर लाइक वैलेंस, अकाउस्टिकनेस, डांसेबिलिटी। अब ये क्या है इन्हें जानने की ज़रूरत नहीं, बट हम एक ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे कि जब हम गाने का एक नाम देंगे तो वो हमें टॉप 5 और 10 गाने रिकमेंड करके दे बेस्ड ऑन दिस फीचर्स।
ठीक है। अब इसके लिए आपको यूज करना होगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स लाइक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो यहाँ पे निकालता हूँ। सो एंड डेटा को स्केल करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक सबसे पहले इसके लर्न के अंदर जाके प्री प्रोसेसिंग से मुझे इंपोर्ट करना होगा स्टैंडर्ड स्केलर। इससे हम डेटा को स्केल करेंगे ताकि मॉडल और फिटेड ना हो और तमाम वैल्यूज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। उसके बाद मैं अभी के लिए कुछ न्यूमेरिकल फीचर निकालता हूँ, फीचर्स एक लिस्ट के अंदर। और पहला जो है वो है वैलेंस। वैलेंस जो फीचर है वो क्लस्टरिंग के टेक्निक्स में काफ़ी काम आएगा। और उसके बाद डांस। सो जितने भी है वो मैं यहाँ पे जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो ये है वो न्यूमेरिक फीचर लाइक वैलेंस, डांसेबिलिटी, एनर्जी, टेम्पो, एकाउस्टिकनेस, लाइवलीनेस, पिचनेस एंड इंस्ट्रूमेंटलनेस, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल फीचर है जिस पे आप आसानी के साथ कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम रन कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस डेटा को स्केल करता हूँ। तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा एंड देन मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्केल्ड, df स्केल्ड के नाम से। और इसके अंदर मैं जाके स्केलर से सबसे पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। सो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक मेथड होता है जिससे आप अपने डेटा को स्केल कर सकते हो। df ऑफ पूरा का पूरा डेटा मैंने पास किया, लेकिन इस डेटा के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस न्यूमेरिक फीचर्स, ठीक है। सो ये आ गया न्यूमेरिक फीचर्स। अब ये एक बेसिकली आपके पास एरे होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज एरे। ये फर्स्ट कॉलम है जो कि आई थिंक वैलेंस है। अब वैलेंस के जो भी वैल्यू थे वो आपको 0 और 1 के बीच में आ गया, एक खास रेंज में आ गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर इसमें छोटे बड़े वैल्यू हो तो मॉडल तमाम वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। इसी को हम कहते हैं मशीन लर्निंग के अंदर स्केलिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक डेटा फ्रेम बने, तो मैं इसको पांडास के डेटा फ्रेम मेथड के अंदर पास कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे मैं कॉलम भी सेट करता हूँ। सो एक पैरामीटर्स होता है कॉलम्स, वो मैं देता हूँ जितने भी न्यूमेरिक फीचर्स है वो मेरे कॉलम हो गए इससे। सो अब आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा है वो एक डेटा फ्रेम बन गया और इनमें ये हमारे पास ऐसे कॉलम है जो बेसिकली क्लस्टरिंग के काम आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके डेटा को जल्दी से ट्रेंड स्प्लिट में डिवाइड करते हैं। सो उसके लिए आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर जाके मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करना होगा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक ट्रेंड डेटा और एक टेस्ट डेटा, और उसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मेथड को कॉल करके उसको अपना df स्केल्ड पास करता हूँ एंड टेस्ट साइज रखता हूँ 0.2, यानी मेरे पूरे डेटा से 80% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा जिससे मैं मॉडल को ट्रेन करूँगा एंड रिमेनिंग 20% डेटा से हम मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और पैरामीटर होता है लाइक रैंडम स्टैट, आप उसको यहाँ पे 42 रख सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हो गया। तो अब इस डेटा के ऊपर यानी ट्रेंड डेटा के ऊपर हमने ट्रेन करना है एक अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है के मींस, जिससे आप सिमिलर गानों के क्लस्टर बना सकते हो बेस्ड ऑन देयर ऑल द फीचर्स दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड लाइक ये जितना भी डेटा है स्केल्ड वन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एल्बो मेथड क्या है, के मींस क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसके पीछे जो एक मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड डीपली अबाउट क्लस्टरिंग एंड के मींस क्लस्टरिंग, देन वी विल कंटिन्यू आवर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था कि आप एक कॉफ़ी शॉप के ओनर हैं और आपके कॉफ़ी शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं। कुछ कस्टमर्स डेली बेसिस पे आते हैं, कुछ कस्टमर्स वीकेंड में आते हैं एंड कुछ कस्टमर्स ओनली प्रमोशन के टाइम पे आते रहते हैं। सो अब आपको अपने
इस कॉफ़ी शॉप के तमाम कस्टमर्स की डाटा सेट को कलेक्ट करनी होगी और फिर आप चाहते हो कि मैं उन तमाम कस्टमर्स को एक क्लास में डालो, एक कस्टमर में डालो जो डेली बेसिस पे आते हैं मेरे शॉप पे, और वो कस्टमर जो ओनली वीकेंड में आते हैं उनको एक अलग क्लस्टर में हम डाल दें, एंड वो कस्टमर्स जो प्रमोशन के टाइम पे आते हैं उनको हम एक अलग क्लस्टर में डाल दें। सो जब डाटा साइंटिस्ट आपको के मींस एल्गोरिदम अप्लाई करता है इस डाटा पे, तो वो डाटा कुछ इस तरह बनता है कि पहले आपके पास डाटा सेट था कस्टमर की आईडी, उस कस्टमर का एज, उस कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड किया था आपके शॉप पे मिनट्स में, और कितनी बार आया था, लाइक 10। सो पहले आपके पास इनपुट फीचर्स थे। अब आपने एल्गोरिदम के थ्रू टारगेट कॉलम बनाया, इसलिए हम इसको अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम में आपके पास अनलेबल डाटा होता है, यानी इनपुट फीचर्स होते हैं, टारगेट फीचर आपको बनानी पड़ती हैं। सो दिस इज योर ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपने उन कस्टमर्स, आपने इस डाटा से 3 क्लस्टर्स बनाने हैं जो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। अब ये मान लेते हैं कि ये डेली बेसिस पे जो आते हैं वो कस्टमर हैं, और ये वीकेंड में जो आते हैं वो तमाम के तमाम कस्टमर्स इस क्लस्टर में बाइंड हैं, एंड तमाम के तमाम कस्टमर जो प्रमोशन का टाइम पे आते हैं वो इस वाले क्लस्टर में बाइंड हैं। सो के मींस इज द फर्स्ट अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम जो आप अनलेबल डाटा के लिए यूज़ करते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, ये डाटा जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास 3 क्लस्टर्स है वो, और लाइक डेली, वीकेंड एंड प्रमोशनल, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लस्टर हैं कस्टमर्स, तो मॉडल अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। बट ये 2D में है, लाइक एज एंड स्पेंड टाइम ऑन योर कॉफ़ी शॉप, बट चूँकि हमारे पास 3rd कॉलम है यानी 3D बन रहा है, विजिट्स, ये तो मैंने जस्ट डमी डाटा उठाया है। इसके अलावा और फीचर्स भी हो सकते हैं, लाइक 10D डाटा भी आपके पास हो सकता है, 100D डाटा भी आपके पास हो सकता है। तो इन दैट केस आप इसी तरह आसानी के साथ प्लॉट नहीं कर पाओगे। सो इन दैट केस आपके पास जो फर्स्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है उसको आप कहते हो के मींस क्लस्टरिंग। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने समझ लिया, तो ये जो के मींस क्लस्टरिंग है जब आप इस डेटा पे अप्लाई करते हो तो वो किन किन स्टेप्स को यूज़ करता है, पहले हम वो स्टेप्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड करने होंगे। ये थोड़ा सा वियर्ड पार्ट है, क्योंकि के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इनिशियली आपको नहीं बताता कि आपने कितने क्लस्टर यूज़ करने हैं, ये आपको खुद ढूंढना होगा, आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखकर समझना होगा। जैसे कि आपको कॉफ़ी ओनर शॉप ने ऑलरेडी बताया है कि मुझे 3 क्लस्टर्स चाहिए, डेली कस्टमर डेली वाले क्लस्टर में, जो वीकेंड में आते हैं उनको वीकेंड वाले क्लस्टर में ऐड कर दें, एंड प्रमोशन वालों को प्रमोशन के टाइम पे आने वालों को प्रमोशन वाले क्लस्टर में ऐड कर दें। बट इसके लिए आपके पास एक मेथड है जिसको आप एल्बो मेथड कहते हो। बड़े आसान तरीके से आप उससे क्लस्टर निकाल सकते हो, जो कि इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, यानी थोड़ी देर बाद। सो नाउ लेट्स स्टार्ट के मींस क्लस्टरिंग। सबसे पहला स्टेप है कि आपने डिसाइड करना है क्लस्टर्स, या तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें या फिर एल्बो मेथड। मान लेते हैं कि हमने एल्बो मेथड लगाया, उसका एक प्लॉट है मैं बाद में बताऊंगा। तो हमने डिसाइड किया 3 क्लस्टर, These are the 3 clusters. सेकेंड स्टेप में आप इनिशियलाइज करते हो सेंट्रोइड्स को। सेंट्रोइड्स क्या है मैं बाद में बताऊंगा, बट 3rd स्टेप में आप असाइन करते हो क्लस्टर को। क्लस्टर को डेटा पॉइंट्स, जैसे कि ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स है, ये एक सिंगल डेटा पॉइंट्स है, ये एक सिंगल डेटा पॉइंट्स है, तो आपने इस क्लस्टर को ये तमाम डेटा पॉइंट्स असाइन किए हैं। कैसे किए हैं उसको आप क्लस्टर को असाइन करते हो, बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद आप मूव करते हो सेंट्रोइड्स को, एंड फिर उसके बाद आप फिनिश करते हो। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जिस पर आपका के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बेस्ड है, यानी आपका के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इंटरनली इन स्टेप्स को यूज करके काम करता है। कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड बाय फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास 3 क्लस्टर है, ठीक है, मतलब हमने क्या डिसाइड कर लिया, नंबर ऑफ क्लस्टर। सेकेंड स्टेप में हमने करना क्या है कि इनिशियलाइज कर दे सेंट्रोइड्स को। कैसे? आप क्या करते हो कि फर्स्ट टाइम जब आप इस मॉडल को यानी इस के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को चलाते हो, तो जितने भी क्लस्टर आपने असाइन डिसाइड किए हैं वो उन क्लस्टर के नंबर के अकॉर्डिंग रैंडमली 3 डेटा पॉइंट्स को उठाएगा और उनको वो सेंट्रोइड्स मानेगा। सेंट्रोइड्स बेसिकली बाद में जब आप असाइन करते हो तो फिर आप जो भी आपके फीचर्स है, लाइक हमारे केस में एज एंड स्पेंड टाइम, उनका मीन निकाल के
यानी उसका सेंटर निकाल के, तो वो सेंटर डेटा पॉइंट्स आपका बेसिकली सेंट्रोइड होता है। बट इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप एल्गोरिदम चलाते हो, फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है, तो ये रैंडमली उठाता है। इन तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स के अंदर रैंडमली 3 सेंट्रोइड्स को उठाएगा, क्योंकि आपने 3 क्लस्टर्स मॉडल को बताए हैं। तो मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेंट्रोइड जो कि हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका सेकंड सेंट्रोइड है एंड ये आपका ब्लू थर्ड वन सेंट्रोइड है। फिर आप जाते हो थर्ड स्टेप में। असल एल्गोरिदम यहाँ से अपनी गेम स्टार्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन K-मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, आप असाइन करते हो क्लस्टर को। क्लस्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इन तमाम डेटा पॉइंट्स, लाइक दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, अप टू सो ऑन, हर डेटा पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमने इस डेटा पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। यूक्लिडियन डिस्टेंस किस तरह होता है उसको भी के लिए भूल जाए, बट ये हमने क्या किया, इस डेटा पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ यानी ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्लू के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब आप क्या करोगे, इस डेटा पॉइंट को आप उस सेंट्रोइड के क्लस्टर में डालोगे जिससे सबसे कम डिस्टेंस है। तो अगर देखा जाए ये डेटा पॉइंट ब्लैक सेंट्रोइड से दूर है इन कंपैरिजन टू ऑरेंज वन, और ये सेम केस और ब्लू के केस में भी है, यानी ये डेटा पॉइंट सबसे करीब पाया जाता है ऑरेंज के। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा पॉइंट को ऑरेंज वाले सेंट्रोइड के क्लस्टर में डालेंगे। हम अभी असाइन वाले क्लस्टर के स्टेप में हैं। फिर आप दूसरे डेटा पॉइंट को उठाते हो। मान लेते हैं कि हमने ये डेटा पॉइंट उठा लिया, ठीक है। सो फिर आप इस डेटा पॉइंट का तमाम सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम जो डिस्टेंस पड़ रहा है इस डेटा पॉइंट का, वो अगेन ऑरेंज के साथ है। तो फिर आप ये डेटा पॉइंट भी इस ऑरेंज वाले सेंट्रोइड के क्लस्टर को असाइन कर दोगे, और फिर ये आप हर पॉइंट के लिए करोगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स ऑरेंज वाले सेंट्रोइड के सबसे पास में है, यानी इनका डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू अदर 2 क्लस्टर लाइक ब्लैक वन एंड ब्लू वन। तो आप क्या करोगे, इन तमाम डेटा पॉइंट्स को इस वाले को असाइन करेंगे। लेकिन अभी भी हम असाइन वाले क्लस्टर में हैं। फिर आप एक और डेटा पॉइंट्स उठाते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये उठा लिया, इन तमाम सेंट्रोइड के साथ आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लैक सेंट्रोइड है इस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है इन कंपैरिजन टू ऑरेंज एंड ब्लू। तो अब इस बार आप ब्लैक वाले सेंट्रोइड को ये डेटा पॉइंट असाइन कर दोगे। अगर आप ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स का इन तमाम सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखोगे कि ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स ब्लैक वाले सेंट्रोइड को ही असाइन होंगे। सो आपका ओवरऑल यहाँ पे जो लॉजिक है असाइन वाले क्लस्टर में वो ये है कि आप तीनों के जितने भी सेंट्रोइड अपने बनाए हैं, हर डेटा पॉइंट का उनके साथ आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में अभी हम नहीं गए हैं, अभी भी हम असाइन वाले क्लस्टर में हैं, क्योंकि हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स अभी रहते हैं, क्योंकि हमने जस्ट इन वाले डेटा पॉइंट को कैलकुलेट किया, इन वाले को कैलकुलेट किया। सो ये जितने भी पास थे ऑरेंज के, वो हमने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया और ब्लैक को ब्लैक से रिप्रेजेंट किया। लेकिन इन डेटा पॉइंट्स का भी आप इन 3 क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप इन 2 डेटा पॉइंट्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, इस वाले सेंट्रोइड के साथ, इस वाले सेंट्रोइड के साथ, इस वाले सेंट्रोइड के साथ, तो ये डेटा पॉइंट जाहिर सी बात है इस वाले सेंट्रोइड के बहुत ही पास में है इन कंपैरिजन टू ब्लैक एंड ब्लू। तो आप ये 2 डेटा पॉइंट्स इस वाले सेंट्रोइड को असाइन करोगे सेम लाइक दिस वन, क्योंकि हम सेम उसी ही स्टेप में है असाइन क्लस्टर में। फिर आप इन डेटा पॉइंट्स को, तो ये ब्लैक के करीब है, और इन डेटा पॉइंट्स का भी तीनों के साथ करने के बाद आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये ब्लू वन सेंट्रोइड के सबसे पास में है। तो देख लेना अब हमारे पास 3 क्लस्टर हैं। दिस ऑरेंज वन, ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लस्टर है। दिस ब्लू वन, ये पूरा का पूरा आपके पास एक क्लस्टर बन गया, एंड दिस ब्लैक वन। सो 3 क्लस्टर बन गए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, मूव सेंट्रोइड्स करते हो। सो जब आप सेंट्रोइड के अब फर्स्ट टाइम तो आपने सेंट्रोइड्स को इनिशियलाइज किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको मूव करना पड़ता है। तो अगेन आप एज एंड स्पेंड टाइम के जितने भी डेटा पॉइंट्स है उनका मीन कैलकुलेट करके, जैसे कि जो ऑरेंज डेटा पॉइंट्स है उनका स्पेंड टाइम एंड एज का मीन कैलकुलेट करके
तो आपका जो न्यू सेंट्रोइड होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। इसी तरह ब्लैक डेटा पॉइंट्स का जब आप स्पेन टाइम एंड एज का मीन कैलकुलेट करते हो तो आपका जो न्यू सेंट्रोइड होगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। और ये सेम काम आप ब्लू वन के साथ करते हो। सो इस स्टेप में आपने सेंट्रोइड्स को जस्ट मूव किया बाय कैलकुलेटिंग फॉर ऑल 3 क्लस्टर्स बोथ स्पेन टाइम एंड एज मीन। फिर आप जाते हो फिनिश, यानी अब यहाँ पे आप देखना चाहते हो कि क्या मेरे के मीन्स एल्गोरिदम का काम ख़त्म हो गया। नहीं, अब यहाँ पे काम तब ख़त्म होगा कि लास्ट स्टेप में जो आपकी सेंट्रोइड की स्टेटस थी और जो इस स्टेप में सेंट्रोइड की स्टेटस है, अगर उसमें चेंज आया है तो फिर आपके एल्गोरिदम का काम ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अगर उसमें चेंज नहीं आया है तो फिर आपके एल्गोरिदम का काम ख़त्म हो गया। सो अब चूंकि हमने सेंट्रोइड को मूव किए तो इसका मतलब है लास्ट स्टेप एंड इस स्टेप में हमारे सेंट्रोइड का चेंज है। सो इसका मतलब है हमने रिपीटिशन करनी होगी। अब रिपीटिशन अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, आप करोगे असाइन क्लस्टर से, क्योंकि आपने सेंट्रोइड्स के मूव किया। तो अब क्या होगा, अब इस स्टेप में आओगे असाइन वाले क्लस्टर में, अगेन आप यहाँ पे आओगे। अब अगेन आप ऑरेंज के जितने भी डेटा पॉइंट्स है उनका जो सेंट्रोइड है उनके साथ आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। यानी आपके पास जो ये नया सेंट्रोइड आ गया, इनके साथ इन तमाम डेटा पॉइंट्स का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। और ये सेम काम आप ब्लैक के लिए भी करते हो एंड ब्लू के लिए भी करते हो। सो फाइनली अब जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये जितने भी डेटा पॉइंट्स थे ये ऑलरेडी आपके इस सेंट्रोइड वाले क्लस्टर में आए थे, और अभी जब आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो अभी भी ये करीब में पड़ रहे हैं। इसी तरह ब्लैक के करीब में ये पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये इस बार इंस्टेड ऑफ दिस सेंट्रोइड ऑरेंज वन के करीब नहीं है, यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद इस बार ये इस वाले सेंट्रोइड के करीब है। तो आप क्या करोगे, इनको रीअसाइन करोगे इस वाले सेंट्रोइड को, और ये सेम इन डेटा पॉइंट्स के साथ भी आप करोगे। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने जस्ट क्या किया कि आपने तीनों सेंट्रोइड के साथ अगेन तमाम डेटा पॉइंट्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो जो करीब में ऑलरेडी पड़े थे तो वो तो वहीं पे रहेंगे, जैसे कि ऑरेंज एंड ब्लैक के केस में। लेकिन ये पॉइंट्स जो थे जो इनिशियल स्टेप में इस वाले सेंट्रोइड में गए थे, यानी क्लस्टर्स में, लेकिन इस बार इनका जो डिस्टेंस है वो ब्लू वन के ज़्यादा करीब पड़ रहा है, यानी कम है। सो आप इन डेटा पॉइंट्स को अब इस सेंट्रोइड यानी ब्लू सेंट्रोइड को असाइन करोगे। तो फाइनली अब आपके पास ये 3 क्लस्टर बन गए। लेकिन आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब आप जाओगे आगे मूव सेंट्रोइड्स। सो अगेन आप क्या करोगे, जितने भी ऑरेंज डेटा पॉइंट्स है उनके लिए स्पेन टाइम एंड एज का मीन निकाल के ये आपके सेंटर में आएगा। तो आपका जो न्यू सेंट्रोइड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे आ जाएगा। और ये सेम काम आप ब्लैक के लिए भी करोगे, तो आपका न्यू सेंट्रोइड यहाँ पे आना चाहिए। और ये सेम काम आप ब्लू के लिए भी करोगे, यानी बेसिकली आप मीन कैलकुलेट करोगे एज एंड स्पेन टाइम। सो ओवरऑल सेंट्रोइड मूव करने के लिए आप जस्ट मीन कैलकुलेट करते हो अपने दोनों फीचर्स का। सो फाइनली अब मूव सेंट्रोइड में आपके जो नए सेंट्रोइड है वो यहाँ पे आ गए। अब आप जाओगे फिनिश में। अब देखना पिछले स्टेप में जो आपके सेंट्रोइड थे उनका स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन इस करंट स्टेप में जो आपने सेंट्रोइड को मूव किया उनका पोजीशन यानी स्टेट यहाँ पे है। सो इसका मतलब है कि आपके लास्ट स्टेप एंड करंट स्टेप में जो सेंट्रोइड है उनमें चेंज आया है। तो जब चेंज आता है तो आप क्या करते हो, आप फिनिश नहीं करते हो, आप दोबारा जाते हो इस वाले स्टेप में असाइन क्लस्टर में। सो इस बार आप क्या करोगे, इस बार आपके पास ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है। और इन दैट केस आप अगेन वही सेम प्रोसेस आप असाइन करते हो क्लस्टर को अपने सेंट्रोइड को यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए। तो चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वो सारे के सारे यहाँ पे ऑलरेडी पास में पड़े हैं। और ये ब्लैक के साथ भी एंड ब्लू के साथ भी। फिर आप जाते हो मूव सेंट्रोइड्स में। तो जब आप डिस्टेंस मीन निकालोगे तो आपके सेंट्रोइड ऑलरेडी उस पोजीशन पे है जहाँ पे मीन आना चाहिए। तो इस बार भी आप मूव नहीं कर पाओगे। ये सेम काम ब्लैक एंड ब्लू के लिए भी करोगे। फिर आप जाओगे फिनिश में। अब यहाँ पे देखना लास्ट स्टेप में आपके जो सेंट्रोइड थे उनका पोजीशन एग्जैक्ट वही है। और करंट स्टेट में यानी करंट स्टेप में जो आपके सेंट्रोइड की स्टेट है वो भी सेम है। सो जब
आपके सेंट्रोइड की स्टेट सेम हो फिनिश वाले स्टेप में, तो इसका मतलब है आपके एल्गोरिदम का काम खत्म हो गया। सो ओवरऑल के मींस क्लस्टरिंग इन स्टेप्स को यूज करते हुए काम करता है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आसान तरीके से समझाया होगा। सो फाइनली यू विल हैव दिस क्लस्टर एंड दिस इज द फर्स्ट क्लस्टर जो आपने इन स्टेप्स को यूज करते हुए यानी के मींस को अप्लाई करने के बाद जितने भी डेटा पॉइंट्स थे अब ये ऑरेंज वाले क्लस्टर में आ गए, ये ब्लैक वाले क्लस्टर में आ गए एंड ये ब्लू वाले क्लस्टर्स में आ गए। अब आपके पास तीनों के तीनों क्लस्टर्स बन गए। लेकिन जो वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था कि ये जो क्लस्टर्स हैं या तो आप खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के बताते हो, जैसे कि हमारे केस में 3 थे, या फिर आप एल्बो मेथड यूज करते हो। तो इन मोस्ट केसेस यू विल यूज एल्बो मेथड। एल्बो मेथड इज नथिंग बट अ प्लॉट, एक एल्बो कर्व भी आप इसको कह सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने के मींस के लिए क्लस्टर को डिफाइन करते हो। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्लस्टर है, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, इनका हमने सेंट्रोइड निकाला यहाँ पे। लेकिन उससे पहले ये जो प्लॉट है ये 2 एक्सेस पे हैं, एक्स एंड वाई। एक्स पे आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक। ये नॉर्मली आप एक लूप चलाते हो 10 तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने वाला है वहाँ पे आपको ये प्लॉट करके दिखाऊंगा। और वाई पे आप रखते हो इनर्शिया को। इनर्शिया इज बेसिकली नथिंग बट WCSS। आप बेसिकली करते क्या हो मैं आपको बताता हूँ। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लस्टर है या कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। आप सबसे पहले इन तमाम डेटा पॉइंट्स का इसको अभी के लिए भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस वन। इन तमाम डेटा पॉइंट्स के लिए सबसे पहले आप सेंट्रोइड निकालते हो, मैं आप बता चुका हूँ, मीन निकालता हूँ। फिर हर डेटा पॉइंट का सेंट्रोइड के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ। कुछ इस तरह आपका दिखाई देगा। सो WCSS इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्ड, यानी इसका फार्मूला आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये आपका डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4 अंटिल डिस्टेंस n। सो अब हर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर निकालता हूँ, फिर उसको सम करते हो दूसरे डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस अंटिल dn तक। सो WCSS इज नथिंग बट जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किए हर डिस्टेंस का आप स्क्वायर निकालते हो और फिर उनको ऐड करते हो, ये आपका बन जाएगा WCSS। फिर आप ये WCSS यहाँ पे कुछ इस तरह प्लॉट करते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये फर्स्ट क्लस्टर के लिए जो WCSS था यहाँ पे प्लॉट किया। फिर ये दूसरा क्लस्टर है आपके पास, तो आप अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो सेंट्रोइड के साथ, फार्मूला वही सेम रहेगा। तो नाउ यू हैव WCSS2। तो अब क्या करोगे, जो आपके पास पहले क्लस्टर के लिए WCSS था जिसको आपने नाम दिया था WCSS1 मान लेते हैं, और ये दूसरे क्लस्टर के लिए हमारे पास जो WCSS2 है, इन दोनों को जोड़ते हो और फिर उस डेटा को आप यहाँ पे प्लॉट करते हो। इसी तरह आपके पास थर्ड क्लस्टर के लिए 4th, 5th, 6th अप टू सो ऑन, नॉर्मली आप 10 तक जाओगे। अब ये काम किस तरह करते हैं, इनके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जितना भी डेटा सेट है, ओवरऑल जितना भी डेटा सेट है, आप स्टार्ट कर दे एक सिंगल क्लस्टर के साथ। देखना ये 3 क्लस्टर है, लेकिन इस कंप्लीट डेटा को मैं एक क्लस्टर मानता हूं। अभी के लिए ये एक क्लस्टर है। सबसे पहले क्या करूंगा, इसका मैं एक सेंट्रोइड बनाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह, और फिर इन तमाम डेटा पॉइंट्स का इस सेंट्रोइड के साथ मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, यानी WCSS, और वो जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। सो ये आपका रिजल्ट प्लॉट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप इस तमाम डेटा का 2 क्लस्टर बनाओ। सो एक क्लस्टर ये हो गया और एक क्लस्टर ये हो गया, ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर है। तो आप इसका WCSS कैलकुलेट करोगे, दूसरे वाले क्लस्टर का भी WCSS कैलकुलेट करोगे, उन दोनों को जोड़ोगे और उस डेटा को यहाँ पे प्लॉट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 क्लस्टर का यानी 3 WCSS कैलकुलेट करोगे। एक ये हो गया ऑलरेडी जो था ऑरेंज, एक ब्लैक हो गया और एक ये ब्लू हो गया। सो नाउ यू हैव 3 WCSS। उन तीनों को जोड़ोगे तो आप अपना डेटा यहाँ पे प्लॉट करोगे। उसके बाद 4 क्लस्टर, 5th क्लस्टर, 6, 7 अप टू जो लूप आपने चलाया होगा 10 तक नॉर्मली आप चलाते हो, इतने ही डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आप डालोगे। लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे कि मुझे अब टोटल यहाँ पे 10 है, तो मुझे यहाँ पे 1 क्लस्टर सेलेक्ट करना चाहिए, 2 सेलेक्ट करना चाहिए, 4, 3, 5, 6। तो उसके लिए एक मेथड है
एक पॉइंट है इस प्लॉट के अंदर, उसको आप कहते हो एल्बो पॉइंट। ये आपका जो प्लॉट है ऊपर से आता है और जब यहाँ पे पहुँच के तो ये स्टेबलाइज हो जाता है, प्लेन हो जाता है। तो जिस जहाँ ये यहाँ पे आपने डेटा प्लॉट किया था, यहाँ पे डेटा आपने प्लॉट किया था, यहाँ पे डेटा आपने प्लॉट किया था, तो जहाँ पे आपका डेटा प्लॉट है और जिस डेटा प्लॉट पे आपका जो आगे वाला लाइन है, कर्व है, वो अगर स्टेबलाइज हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तो आप उसको अपना क्लस्टर माने। तो देखिए ये भी एक क्लस्टर है, यानी मैं 2 क्लस्टर के साथ जा सकता था, लेकिन इससे आगे जो लाइन है ये स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन इस डेटा पॉइंट से आगे का जो लाइन है ये स्टेबलाइज है। सो मैं इस डेटा पॉइंट को अपना क्लस्टर मानूंगा। सो दिस 3 इज माई नंबर ऑफ क्लस्टर। आप इसी तरह क्लस्टर को डिसाइड करते हो। इसकी एक एग्जांपल आप कुछ इस तरह भी ले सकते हो। जब आप एक पहाड़ से नीचे की तरफ आते हो तेज़ी के साथ, तो अगर पहाड़ बिल्कुल स्ट्रेट है लाइक दिस लाइन, तो आप यहाँ से बड़े फास्ट आओगे नीचे की तरफ, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी क्योंकि अब आप प्लेन में आ गए। तो जिस पॉइंट पे आपकी स्पीड कम हो जाती है वो पॉइंट आपका बेसिकली नंबर ऑफ क्लस्टर वहाँ से आप डिसाइड कर लेना, जैसे कि हमारे केस में 3 है। सिंस हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया कि एल्बो मेथड एंड के मींस क्लस्टरिंग क्या होते हैं, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अब हमने अपने के मींस के लिए सबसे पहले प्लॉट करना होगा एल्बो मेथड, ताकि हम फाइंड कर सके ऑप्टिमल के को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर एंड उसके क्लस्टर क्लास से आप इंपोर्ट करते हो के मींस क्लस्टर एल्गोरिदम। ठीक है, ये वो एल्गोरिदम है जिससे अपने डाटा को आप क्लस्टर कर सकते हो। अब इसको पहले आपने प्लॉट करना होगा एल्बो मेथड, क्योंकि वी डोंट नो कि हाउ मेनी क्लस्टर वी हैव टू डिसाइड, यानी नंबर ऑफ क्लस्टर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी SPLT। अब मैं रैंडमली क्या करूँगा कि 10 बार लूप चलाऊंगा और हर बार चलने पे मैं फिट करूँगा अपने के मींस विद दैट नंबर ऑफ क्लस्टर, ताकि मैं फाइंड कर सकूँ उसका बेस्ट के वैल्यू, बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर। ठीक है, सो मैं अभी के लिए 2 वेरिएबल एक लिस्ट बनाता हूँ। इनर्शिया, मैंने बताया कि क्या होता है इनर्शिया, और के वैल्यूज के नाम से एक रेंज फंक्शन 1 से लेकर 11 तक, यानी मैं 10 बार लूप चलाना चाहता हूँ। तो अब मैं एक लूप चलाऊंगा जो हर बार एक के उठाएगा इस के वैल्यू से, और हर बार चलने पे मैं के मींस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। और ये मेरा के मीन हो गया जो हमने इंपोर्ट किया है, और इसको आप देते हो नंबर ऑफ क्लस्टर पैरामीटर, लेकिन मैं अभी के लिए के डिसाइड करता हूँ। और एक पैरामीटर होता है रैंडम स्टैट, इसको आप नॉर्मली 42 रखते हो। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बट फर्स्ट लेट मी इम्प्लीमेंट। उसके बाद ये जो के मीन्स है मैं फिट करता हूँ, यानी इसको मैं ट्रेन करता हूँ अपने ट्रेन डाटा के ऊपर, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं स्टोर करता हूँ इनर्शिया के अंदर। सो लेट मी अपेंड इनर्शिया के अंदर के मींस क्लस्टर का रिजल्ट। लेकिन वो आप कैसे निकलते हो, के मींस के अंदर जाके एक फंक्शन होता है इनर्शिया, आप इसी को कॉल करके ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये लूप 10 बार चलेगा। पहली बार हमने के मींस को ट्रेन किया विद सिंगल क्लस्टर और वो अपेंड हो गया इनर्शिया में, इसका रिजल्ट होगा इनर्शिया के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो नंबर ऑफ क्लस्टर विल बी 2, और इनर्शिया में 2 क्लस्टर पे ट्रेन मॉडल का रिजल्ट होगा, और इसी तरह ये 10 बार चलेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी इनर्शिया मेरे पास आ रहा है उनका एल्बो मेथड यहाँ पे प्लॉट कर दूं। तो सबसे पहले मैं एक प्लॉट बनाता हूं, उसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का फिगर काम आएगा। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है फिक्स साइज, आप उसको रखते हो 10 इंचेस बाई 8, यानी विड्थ एंड हाइट। उसके बाद PLT के अंदर जाके मैं यहाँ पे प्लॉट को कॉल करता हूँ, जिसमें मैं अपना एल्बो मेथड दिखाऊंगा, और प्लॉट के अंदर मैं के वैल्यू पास करता हूँ। वो टोटल कितना है 10, क्योंकि मेरा लूप 10 बार चला है। इनर्शिया पास करता हूँ जो हमने निकाला है, और मार्कर मैं चाहता हूँ वो एल्बो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं अभी के लिए दिस मार्कर चाहता हूँ ओ वाला का। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो आप अपना x लेवल रख सकते हो, लाइक आपका x पे हमेशा होता है नंबर ऑफ क्लस्टर, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि आपका k ही होगा। एंड y पे आप रखते हो इनर्शिया,
लाइक दिस एंड उसके बाद आप प्लॉट करते हो। सो PLT, बल्कि आप टाइटल भी दे सकते हो लाइक एल्बो मेथड फॉर ऑप्टिमल के एंड लेट्स प्लॉट। सो उसके लिए आप शो मेथड यूज करते हो। सो ये जैसे मैंने रन किया, ये आ गया आपका प्लॉट। अब इस प्लॉट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पॉइंट जहां से आगे आपका जो कर्व है वो प्लेन हो जाए, आप उसको सेलेक्ट कर लेना एज अ ऑप्टिमल के। अब अगर आप इस प्लॉट को देखो तो 2 के बाद यहाँ पे 3 है, उसके बाद 4 है, बट हम 5 के साथ जा सकते हैं क्योंकि 5 के बाद जो लाइन है वो ऑप्टिमल हो रहा है, यानी प्लेन हो रहा है। सो एग्जांपल भी वहां पे मैंने आपको दिखाया था बड़े डिटेल से, बट 5 is the best number of cluster or you can say optimal k numbers, ठीक है। You can try with 4 but 5 would be better। अब हमने फाइंड कर लिया कि बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर जो हमारे पास है वो है 5। सो वी नीड टू प्रॉपरली जनरेट क्लस्टर यूजिंग k-मींस एल्गोरिथम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ऑप्टिमल k, या नंबर ऑफ क्लस्टर इसको आप नाम दे सकते हो। ये हो गया 5 क्योंकि हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद k-मींस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक दिस और नंबर ऑफ क्लस्टर विल बी माय ऑप्टिमल k, बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब मैं इसको फिट करता हूँ। सो उसके लिए मुझे k-मींस के अंदर जाके फिट प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करना होगा और ये मैं df scaled पे करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो इनर्शिया किया था वो हमने ट्रेंड डाटा पे किया था, लेकिन यहाँ पे अब मैं प्रॉपरली ट्रेंड कर रहा हूँ पूरे df scaled डाटा के ऊपर, ठीक है। एंड अब मैं क्लस्टर को स्टोर करूंगा अपने डेटा के अंदर एक नए कॉलम में। यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर, बट फॉर ईच गाना वी विल गेट अ क्लस्टर। सो टोटल अब हमारे पास 5 क्लस्टर हो गए और हर क्लस्टर में बहुत सारे गाने हो गए और वो क्लस्टर अकॉर्डिंगली हमने अपने डेटा सेट के अंदर स्टोर किया, ठीक है। ये मैंने रन किया और अगर मैं 1-2 सेल्स यहाँ पे ऐड कर दूँ एंड उसके बाद इफ़ आई गो टू माई df, दिस इज़ द डाटा, और इसके लास्ट में अब एक कॉलम होना चाहिए as you can see this one cluster. So the first song comes into second cluster. Basically total we have यहाँ पे अगर मैं cluster के अंदर जाओ, total we have 5 cluster from 0 to 4 if I'm not wrong. So if I call just counts, you will see 0 1 2 3 4 total 5, okay. So 1371 songs सेकंड क्लस्टर में आए हैं, 1369 सॉन्ग्स 0 क्लस्टर में आए हैं, 1104 सॉन्ग्स 4 क्लस्टर में आए हैं, 948 सॉन्ग्स सेकंड क्लस्टर में आए हैं, थर्ड क्लस्टर सॉरी, एंड 204 सॉन्ग्स फोर्थ क्लस्टर में आए हैं, ठीक है। सो ये तक पूरा का पूरा मेन आइडिया। अब अगर आप चाहते हो कि ये क्लस्टर में प्लॉट कर लो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए पहले तो हमारा जो डेटा है उसको हमने डिकम्पोज करना होगा और उसके लिए आप PCA एक एल्गोरिथम में मशीन लर्निंग के अंदर वो यूज़ करते हो। तो मैं क्या करता हूँ साइकिट लर्न के अंदर जाके डिकम्पोज से इंपोर्ट करता हूँ, डिकम्पोजिशन से बेसिकली इंपोर्ट करता हूँ PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस विच इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग योर डेटा सेट डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद में PCA का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो ये हो गया अपना PCA। अब PCA को आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताता हूं, वो आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मैंने 2 रखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं PCA रिजल्ट निकालता हूं, तो PCA रिजल्ट मैं कैसे निकालूंगा, PCA के अंदर जाके फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होता है उसको कॉल करके अपना स्केल df पास कर दो, ठीक है। सो अब मेरा पूरा का पूरा जो डेटा है वो स्केल्ड हो गया, यानी उसके डायमेंशन रिड्यूस हो गए, PCA रिजल्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको PCA रिजल्ट दिखाऊं तो ये अब देखना 2 डायमेंशन में आ गया। पहले आपके पास कोई 6 और 8 डायमेंशन थे, लेकिन अब हमारे पास 2 डायमेंशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैंने 2 रखे हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्लॉट करता हूँ. सो plt डॉट फिगर fig size will be 10 inches width and 8 inches height, and plt dot I would like to use scatter plot क्योंकि मैं अपने 5 क्लस्टर को स्कैटर वाइज प्लॉट करना चाहता हूँ. तो अब मैं PCA के अंदर जाके उसका तमाम डेटा और फर्स्ट क्लस्टर का, उसके बाद PCA के अंदर जाके उसका तमाम डेटा सेकंड क्लस्टर का, एंड उसके बाद सी में क्लस्टर कहाँ से आएंगे, वो मेरे डेटा से आएंगे. ठीक है, क्लस्टर वाला कॉलम जो है. अब इसके अंदर एक पैरामीटर है सी मैप, कलर मैप जो होता है बेसिकली, वो मैं रखना चाहता हूँ वेरी दिस. ये अगेन बिल्ट इन चीज़ें हैं. ठीक है, अब टाइटल में सेट करता हूँ. सो plt डॉट टाइटल, एंड टाइटल में मैं रखना चाहूँगा क्या मीन्स clusters like this, and let's plot all the cluster. So ये है अपना प्लॉट. So you can clearly see कि हमारे पास जो क्लस्टर थे, कितने क्लस्टर थे, 5 क्लस्टर थे. So 1 2 3 4 5. You can clearly see कि इस मॉडल ने बड़े बेहतरीन तरीके से गाने को यहाँ पे क्लस्टर किया है. So सम यहाँ पे दूर दूर तक गाने भी इसने पकड़ने की कोशिश की है, बट ओवरऑल जो आइडिया है इस मॉडल का, उसने बड़े बेहतरीन तरीके से तमाम सॉन्ग्स को क्लस्टर किया है बेस्ड ऑन द फीचर्स दैट वी हैव यूज्ड. ठीक है, अब हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं, बट हमारे पास जो डेटा है, दिस इज इंपॉर्टेंट. वी विल यूज दिस डेटा फॉर क्लस्टरिंग सॉन्ग्स फॉर न्यू सॉन्ग. ठीक है, सो मैं अभी के लिए साइकिट लर्न के अंदर जाके उसके मैट्रिसेस के अंदर जाके पेयर वाइज से इंपोर्ट करता हूँ कोसाइन सिमिलैरिटी. व्हाई आई एम यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी राइट नाउ, यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर. और उसके साथ साथ मुझे चाहिए numpy लाइब्रेरी. अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ रिकमेंड सॉन्ग्स, जिसके पास एक नया सॉन्ग का नाम आएगा, हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस जिसमें हमारे क्लस्टर स्टोर हैं, और एक डिफॉल्ट पैरामीटर नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस, और इसको मैं 5 रखता हूँ. ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट वी हैव टू गेट द क्लस्टर फॉर दिस इनपुट सॉन्ग. सो मैं एक कमेंट डालता हूँ गेट क्लस्टर फॉर द इनपुट सॉन्ग, कि ये जो सॉन्ग नेम है ये जो आ रहा है ये किस क्लस्टर से बिलोंग करता है, क्योंकि क्लस्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है. तो इसको मैं नाम देता हूँ सॉन्ग क्लस्टर, एंड देन आई विल सिंपली फिल्टर डीएफ के अंदर जाके जो गाने के नेम्स हैं, अगर वो इक्वल टू ये जो नया गाना आया है, तो फिर आप आगे जाके उसका क्लस्टर निकालें. अगर 0 क्लस्टर में है तो 0 निकाल दें, अगर सेकंड क्लस्टर में है तो फिर आप सेकंड, थर्ड और वट एवर इट इज, और उस क्लस्टर का बेसिकली वैल्यूज निकालें. और सिंस इट विल बी अ लिस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट से बाहर निकलें. तो जो भी क्लस्टर होगा चाहे 0 1 2, अब वो यहाँ पे आएगा. सेकंड थिंग, फिल्टर सॉन्ग्स फ्रॉम द सेम क्लस्टर. अब हम वो तमाम गाने निकालेंगे इसी ही क्लस्टर से, क्योंकि हमारा जो नया गाना आया है उसका तो क्लस्टर हमने निकाला, लेकिन इस क्लस्टर के अंदर और भी बहुत सारे गाने हैं डेटाबेस के अंदर जो पड़े हैं. अब हम वो सारे गाने यहाँ पे फिल्टर करते हैं. सो फिल्टर ऑल सॉन्ग्स प्रेजेंट इन दिस क्लस्टर. सो कैसे करेंगे, मैं इसको नाम देता हूँ सेम क्लस्टर सॉन्ग्स, और उसके लिए मुझे डीएफ के अंदर जाना होगा और क्लस्टर वाले कॉलम को कॉल करना होगा, एंड यहाँ पे मुझे लॉजिक लगाना होगा कि अगर ये इक्वल टू है सॉन्ग क्लस्टर के. नाउ व्हाट डज इट मीन, हमने क्या किया कि तमाम क्लस्टर को उठाए, टोटल 5 क्लस्टर है, लेकिन हर गाना का क्लस्टर आएगा अगर वो क्लस्टर इक्वल टू हमने जो क्लस्टर निकाला है उसके इक्वल है, तो फिर इसका मतलब है कि अब वो तमाम क्लस्टर के गाने यहाँ पे आएंगे.
आई होप यू गेट द मेन आइडिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा सिमिलैरिटी विद इन दिस क्लस्टर, यानी नए गाने के लिए इसी ही सेम क्लस्टर के अंदर बाकी जितने गाने हैं उनकी सिमिलैरिटी, मोस्ट सिमिलर गाने निकालूंगा। अब ये जो सिमिलैरिटी कैलकुलेशन है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ऑल अदर रिकमेंडेशन सिस्टम, बट calculate similarity within the same cluster। so मैं जाता हूँ सेम क्लस्टर सॉन्ग्स के अंदर और इसमें अगेन एक बार फिल्टरिंग करता हूँ कि आप इसके अंदर जाएं और इसके अंदर जो नेम है गाने की अगर वो इक्वल टू जो यूज़र ने भेजा है उसके है तो फिर आप उसका इंडेक्स निकालें, उस गाने का इंडेक्स निकालें। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ लाइक सॉन्ग इंडेक्स। ये हमारे पास सॉन्ग इंडेक्स आ गया। सॉन्ग इंडेक्स आने के बाद अब मैं क्लस्टर फीचर्स निकालता हूँ। सो एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लस्टर फीचर्स के नाम से और फिर मैं जाता हूँ सेम क्लस्टर सॉन्ग्स के अंदर अगेन और इसको पास करता हूँ अपना न्यूमेरिक फीचर्स। ये हम ऊपर बना चुके हैं ऑलरेडी। तो गाने के फीचर्स हमने निकाले। अब मैं कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ बड़े आसानी से। सो कोसाइन सिमिलैरिटी जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, ठीक है। और इस कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर आप दो चीज़ें पास करते हो। अब मेरा गोल क्या था कि जो मेरे पास क्लस्टर आया है, जो सेम क्लस्टर है ये वाला या यहाँ पे इसके लिए जो हमने निकाला, मैं हर गाने का बाकी तमाम गानों के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी निकालता हूँ। तो क्यों ना मैं यूज़ करूँ क्लस्टर फीचर्स को, ठीक है। सो आई कैन सिंपली से दैट क्लस्टर फीचर्स के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी निकालें। अब मैं इसको स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में और ये हो गया सिमिलैरिटी। अब ये जो सिमिलैरिटी है इट विल बी अ 2D एरे लाइक दिस, जिसमें आपके पास बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगे। लाइक एक है अपना 30, दूसरा है अपना 0.90, यानी ये पहले गाने का बाकी तमाम के साथ सिमिलैरिटी, उसके बाद दूसरे गाने का बाकी तमाम के साथ सिमिलैरिटी, उसके बाद तीसरे गाने का बाकी तमाम के साथ सिमिलैरिटी। सो ये 2D होगा जिसमें हर गाने का बाकी तमाम गानों के साथ जो उस सेम क्लस्टर के अंदर थे सिमिलैरिटी होंगे। सो इट विल बी अ 2D एरे। अब गेट टॉप रिकमेंडेशन, इस सिमिलैरिटी के बेस पे लेट्स गेट टॉप रिकमेंडेशंस। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सिमिलर सॉन्ग्स के नाम से। उसके बाद मैं numpy की मदद से सबसे पहले तो आर्गुमेंट सॉर्ट कर की मदद से अपना ये जो सिमिलैरिटी है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। सो ये हो गया अपना सिमिलैरिटी और उसको मैं सॉन्ग इंडेक्स पास करता हूँ। सॉन्ग इंडेक्स मैंने निकाला था आई थिंक, या इंडेक्स। सो अब ये जो सिमिलैरिटी है इसके अंदर जितने भी सिमिलैरिटी है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया। अब यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे स्मॉलर, उसके बाद उसके से बड़ा सिमिलैरिटी, देन बड़ा, उसके बाद का बड़ा, अंटिल जो सबसे बड़ा हो। ये है अपना असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इनसे बाकी तमाम सिमिलैरिटी को निकालता हूँ, सिर्फ जो ये यूज़र का भेजा हुआ सॉन्ग है इसको छोड़कर। सो मैं एक लिस्ट पास करूंगा और लिस्ट में नेगेटिव के अंदर नंबर ऑफ रिकमेंडेशन। सो मतलब आई एम गोइंग टू ओनली एक्सट्रैक्ट टॉप 5 सिमिलैरिटीज। ये नेगेटिव हमने इसलिए यूज किया कि आई डोंट वांट दिस जो यूजर ने पास किया है, और इसमें लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा तो वो मैं असाइन करता हूँ। और वो ये कैसे करता हूँ, बेसिकली इस लॉजिक से करता हूँ, सबको उठाओ मेरे इस नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस में विच इज 5, लास्ट वाले को छोड़कर, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। अब सिंस हमारे पास ये आ गया तो लेट्स एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ द सॉन्ग्स। अच्छा, एक और चीज
मुझे यहाँ पे ऑल सॉन्ग्स लास्ट वाले को छोड़कर कुछ इस तरह देना होगा। ये भी आपको देना होगा अपने रिकमेंडेशन के लिए। और ये जो फिल्टरिंग है, इंडेक्सिंग है, ये आपको इस पूरे सिमिलैरिटी के लिए देना होगा। सो ओवरऑल इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है कि सबसे पहले जितने भी सिमिलैरिटीज थे वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, फिर इस लाइन से लास्ट वाले को छोड़कर जो मोस्ट हायर है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो मोस्ट हायर सिमिलैरिटी है उनको ले आएगा और उनसे हमने सिर्फ 5 निकाले। और ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक का मतलब ये है कि ये जो यूजर का गाना है, यूजर ने जो भेजा है, इसको छोड़कर बाकी जो टॉप 5 है ओनली वो निकालो। अब मैं इस सिमिलर सॉन्ग्स के अंदर की मदद से सेम क्लस्टर के अंदर जाके उस पे आई लॉग यानी इंडेक्स लोकेशन की मदद से ये जो सिमिलर सॉन्ग्स है वो निकालूंगा। और उनका मुझे डेटा में चाहिए नेम यानी गाने का नाम और उसका ईयर और उसका आर्टिस्ट। ये कॉलम है जो मेरे डेटा सेट के अंदर होंगे। और एंड दिस आर द फाइनल रिकमेंडेशन, ठीक है। एंड द फंक्शन विल रिटर्न दिस रिकमेंडेशन। सो रिटर्न रिकमेंडेशन, ठीक है। सो ये है फंक्शन जिसके पास एक यूजर का गाना आ रहा है, एक पूरा का पूरा डेटा सेट। सबसे पहले हमने यूजर के गाने को फिल्टर किया, उसका क्लस्टर फिल्टर किया और फिर उस क्लस्टर में पड़े बाकी तमाम जो गाने थे उनको भी निकाला। फिर हमने सॉन्ग इंडेक्स निकाला सेम क्लस्टर के अंदर जाके एंड देन हमने कैलकुलेट किया कोसाइन सिमिलैरिटी हर गाने का दूसरे गाने के साथ इसी ही सेम क्लस्टर के अंदर। और यह है वो सिमिलैरिटी। फिर सिमिलैरिटी से हमने टॉप 5 सॉन्ग्स निकाले जो मोस्ट सिमिलर है यूजर के गाने के। और फिर हमने उस गाने टॉप 5 का नेम, ईयर, आर्टिस्ट निकाल के रिटर्न किया। सो अब मैं इसको कॉल करता हूँ। सो ये मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जिसको मैंने एक गाना भेजा है कैम्बी ब्लोंगो। अब एक चीज आपको जहन में रखना होगा कि आप जो भी गाना पास करोगे वो आपके डेटा बेस के अंदर होनी चाहिए, यानी जो डेटा के अंदर नेम कॉलम है उसी के अंदर होनी चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा गाना आप पास करते हो जो आपके डेटा जिसका नाम आपके डेटाबेस के अंदर पड़ा नहीं है तो वो इस लाइन पे आपको एरर देगा क्योंकि यहाँ पे हमने वो फिल्टर ही नहीं किया है। तो ये एग्जिस्टिंग डेटा सेट के लिए काम करेगा इस टाइप के रिकमेंडेशन सिस्टम। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करके ये रहा अपना इनपुट सॉन्ग और ये डीएफ और नंबर ऑफ रिकमेंडेशन पलट के हमें डेटा मिला और उसको यहाँ पे प्रिंट किया। सो लेट्स सी, ये है अपना रिकमेंडेशन। इस गाने के लिए कैम्बी ब्लोंगो के लिए हमारे जो मॉडल है उसने ये गाना जो 1982 में और आर्टिस्ट है इसका कोई शकाटक और वट एवर इट इज बट ये है रिकमेंडेड सॉन्ग। ये है और रिकमेंडेशन, ये है और रिकमेंडेशन। और मैंने ये टेस्ट किया था, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से भी रिकमेंडेशन दिए थे क्योंकि ये सेम क्लस्टर में जो मोस्ट सिमिलर है उनको निकाल के दे रहा है। लेट मी ट्राई वन मोर। सो मेरे पास एक और गाना है ये रहा। सो अब आप देख सकते हो कि इसके रिकमेंडेशन वी आर गेटिंग। सो या द सिस्टम इज वर्किंग। नाउ द लास्ट थिंग कि वी हैव टू सेव दिस डेटा टू CSV फाइल। सो CSV और इसको मैं नाम देता हूँ लाइक clustered df.csv। तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने ये पहले से सेव किया था clustered df.csv क्योंकि हमारा जो क्लस्टर वाला कॉलम है वो इसी के अंदर है। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट के लिए आप कोई भी IDE यूज कर सकते हो लाइक VS Code और PyCharm। अब फोल्डर के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करना, ठीक है। सो ये है हमारा फोल्डर जिसमें हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले से क्रिएट है। अब इस फोल्डर के अंदर जाकर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और यहाँ से आप एक पाइथन फाइल बनाए app.py के नाम से। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको एक डायरेक्टरी बनाना होगा टेम्पलेट्स के नाम से, ठीक है। सो ये है टेम्पलेट्स क्योंकि इस बार हम यूज करने वाले हैं फ्लास्क फ्रेमवर्क जो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है यानी वेब एप्स बनाने में हेल्प करता है एज अ सर्वर या बैकएंड, ठीक है। लेकिन फ्रंट एंड के लिए उसको चाहिए टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स के अंदर आप जब फ्रंट एंड बनाते हो तो आपको चाहिए HTML फाइल्स क्योंकि आप किसी भी वेब पेज को की आर्किटेक्चर के लिए आप HTML यूज करते हो।
अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं एंड यहाँ से आप HTML वाला फाइल बनाएं index.html के नाम से। अब सबसे पहले हम काम करेंगे फ्रंट एंड पे यानी index.html पे, जहाँ पे मैंने जो इनिशियली दिखाया था जो यूजर इंटरफेस है वो बनाएंगे। तो जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो तो ये है, ठीक है। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ एनी HTML पेज। ये आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब सिंस आई एम यूजिंग फॉर CSS आई वुड लाइक टू यूज मोस्टली बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का जो एक लाइब्रेरी है CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, वो भी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है। ये आपको बने बनाए क्लासेस प्रोवाइड करता है CSS इंप्लीमेंटेशन के लिए। नाउ द फर्स्ट थिंग, लेट्स क्रिएट नेव बार। तो बॉडी के अंदर मैं एक टैग कॉल करता हूँ नेव, और इसी के अंदर मैं एक डिव कॉल करता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं एक एंकर टैग कॉल करता हूँ, और इस एंकर टैग को मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ, लेकिन इस एंकर टैग के ऊपर लिखता हूँ सॉन्ग रिकमेंडेशन। अब इस एंकर टैग को मैं क्लास बताता हूँ, एक बूटस्ट्रैप क्लास है जिसका नाम है नेव बार ब्रांड। अब इसकी डिज़ाइन पहले से हो चुकी होगी, आपको CSS करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप कर सकते हो अगर आप इससे और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हो। और इसको भी मैं क्लास देता हूँ, यानी इसको लाइक कंटेनर फ्लोट। अगेन ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है जो आपको CSS पहले से प्रोवाइड करता है। और ये जो नेव बार है इसमें भी कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस ऐड करता हूँ, जैसे कि नेव बार एंड एक और क्लास है नेव बार एक्सपेंड, ठीक है, LG। अब ये कुछ क्लासेस है जो आपके नेव बार की CSS प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक और क्लास है नेव बार डार्क, एंड मेरा जो नेव बार हो उसका जो BG हो वो मैं प्राइमरी रखता हूँ, यानी इसका कलर ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू कलर का। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो देखते हैं, ये देखिए ये अपना नेव बार है, इसको आप नेव बार कहते हो। ये अपना एंकर टैग है और ये उसका कलर ब्लू है, यानी इसकी CSS पहले से हो चुकी है, आपको करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद नेव बार के बाद मैं एक कंटेनर बनाऊंगा जिसमें मैं यूजर से गाना लूंगा, और इसको मैं कहता हूं, यानी एक इसमें एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूं जिसका डिज़ाइन पहले से हो गया होगा, ठीक है, कंटेनर के नाम से। और एक और क्लास होता है मार्जिन Y, यानी Y से मैं इसको 5 पिक्सल खिसकाना चाहता हूँ। अब इस डिव के अंदर मैं एक रो बनाऊंगा। अब ये रो भी एक क्लास है बूटस्ट्रैप का, जिसके अंदर मैं एक और डिव लूंगा। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस ऐड करता हूँ, जिसमें एक क्लास होता है कॉल MD6, जिससे आपके फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका डिज़ाइन होगा। एक और क्लास है ऑफसेट MD3, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हम अपना मेन काम करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, लेकिन इनपुट लेने से पहले मैं एक H1 टैग ऐड करता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि फाइंड योर नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग। और मैं यहाँ पे आके एक बूटस्ट्रैप क्लास भी ऐड करता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर। तो ये अब आपका ये जो टेक्स्ट होगा ये सेंटर में लाया जाएगा, और साथ ही साथ मार्जिन B में यहाँ पे रखूँगा 4, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ बाय रिफ्रेशिंग, यू कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग द टेक्स्ट। नाउ आफ्टर दिस टेक्स्ट आई विल यूज़ फॉर्म। फॉर्म में क्यों यूज़ करता हूँ? फॉर्म के अंदर आप दो चीज़ें देते हो, एक एक्शन API एंड पॉइंट, और एक मेथड। जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से आप भेजोगे फ्रंट एंड से सर्वर को यानी बैकएंड को, उसका वो रिक्वेस्ट। अब ये दो तरह के होते हैं, पोस्ट एंड गेट। सो आप मोस्टली यूज करोगे पोस्ट। ये एक API एंड पॉइंट है जो हम app.py के अंदर बनाएंगे, जहां पे हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। यानी फ्रंट एंड से जो भी डेटा इस फॉर्म से जाएगा वो इस API एंड पॉइंट पे हिट मारेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर मैं एक डिव लूंगा, और इस डिव का जो क्लास होगा वो MB3 होगा, ठीक है। ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। अब मैं एक लेबल लूंगा, और लेबल के अंदर मैं रखता हूँ सॉन्ग नेम, आप कुछ भी रख सकते हो। और इस लेबल के अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूँ फॉर्म लेबल, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एंटर सॉन्ग नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ,
और इसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट, लेकिन जो क्लास होगा वो फॉर्म कंट्रोल, जो कि एक बूटस्ट्रैप क्लास है जिसकी CSS पहले से हो चुकी होगी। एंड ID ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे रखता हूँ सॉन्ग नेम, लेकिन हाँ जो अगला पैरामीटर है या वैल्यू है वो है नेम। ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझने का ट्राई करना। इसको मैंने नाम दिया है सॉन्ग नेम, यानी अब इस इनपुट में जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा वो app.py में आप गेट करोगे और वो आप इस नाम से करोगे, यानी सेकंड में आप इस नाम से वो वैल्यू गेट करोगे जो भी सर्च में गाने का नाम डाला होगा यूज़र ने। और एक और पैरामीटर होता है लाइक प्लेस होल्डर, जिसमें आप यूज़र को एक्सप्लिसिटली बता सकते हो कि सॉन्ग नेम ओनली। और एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू टाइप नेम। सो ये देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है वी आर गेटिंग दिस सर्च बार इनपुट फील्ड, जिसमें दिस इज द प्लेस होल्डर जिसमें आप एक गाना डाल सकते हो। ठीक है, ग्रेट। नाउ अब हमने यहाँ पे फॉर्म के ऊपर यानी इस डिव के नीचे एक बटन ऐड करना होगा जिसके सबमिट पे डेटा बैकएंड में जाएगा। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो बटन टैग, और बटन में मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा गेट रिकमेंडेशन, और यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप के क्लासेस या इससे पहले टाइप भी ऐड करना सबमिट, और क्लासेस में ऐड करूँगा BTN प्राइमरी यानी ब्लू कलर का, ये इस क्लास से आप ब्लू कलर हासिल कर सकते हो। एंड एक और क्लास है विड्थ विल बी 100। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा बटन भी आ गया। जैसे गाना डालोगे इसके सबमिट पे ये गाना जाएगा app.py यानी सर्वर पे, और वो वहां से डेटा आपको देगा और वो डेटा हम फिर यहाँ पे डिस्प्ले करके देंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। नाउ इफ यू वांट यू कैन आल्सो एड योर कस्टम CSS टू दिस कंटेनर टू नेव बार इफ यू वांट। सो उसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल टैग यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो पूरा का पूरा मेरे पेज का बॉडी है उसकी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे CSS करना चाहूँगा। सो CSS करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो फॉन्ट फैमिली हो वो एरियल हो एंड सैंस सेरिफ हो, और जो बैकग्राउंड हो पूरे पेज का कलर वो मैं यहाँ पे कुछ आस्की में वैल्यू देता हूँ F कोई वाइट टाइप का कलर है और ये मुझे ऑनलाइन कलर पिकर से मिला था 9FA। सो ये कलर है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जितने भी H1 टैग इस पेज के अंदर यूज़ हुए हैं उनका CSS ये हो कि उसका कलर जो हो टेक्स्ट का कलर वो ये वाला हो जो कि है 4A 90 एंड E2। ठीक है, और उसका जो फॉन्ट वेट हो यानी जो टेक्स्ट का फॉन्ट है उसका जो वेट हो वो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा बोल्ड। अब अगर मैं दिखाऊँ सो ये देखें दिस इज नाउ कलर इज ब्लू एंड इट इज क्वाइट बोल्ड। ओके, जितने भी H1 टैग है ओनली ये H1 टैग था तो इस पे अप्लाई हो गया। नाउ नेव बार का थोड़ा बहुत यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं। तो नेव बार को हमने एक क्लास दिया था नेव बार। क्लास को अगर आपने एक्सेस करना हो वो डॉट से आप एक्सेस करते हो बेसिकली। अब नेव बार में मैं थोड़ा सा बॉक्स शेडो ऐड करता हूँ, और बॉक्स शेडो क्या है कि वो थोड़ा सा उभरा उभरा दिखाई देगा। अब बॉक्स शेडो के अंदर बहुत सारे वैल्यूज है, जैसे कि मैं 0 रखूँगा, 4 पिक्सल, 6 पिक्सल एंड RGB में मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करूँगा। मैं यहाँ पे डार्क सेट करना चाहता हूँ तो सबको 0 रखूँगा एंड 0.1 एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ, बट या इसकी मदद से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। सो अगर अब मैं दिखाऊँ नाउ यू कैन क्लियरली सी अब ये थोड़ा सा उभरा उभरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉक्स शेडो। अगर मैं जूम इन कर दूँ if just let me show you, if I just commented this, ठीक है, and if I just refresh I can't see quite, but if I remove this thing
एंड नाउ एज यू कैन सी अब यहाँ पे हल्का हल्का सा डार्कनेस आ गया, ठीक है। सो इससे और भी आपका जो पेज होगा और भी खूबसूरत दिखाई देगा। नेक्स्ट आप चाहो तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड फुटर इन योर पेज। सो तो मैं इस आखिरी डीव के बाहर आके यहाँ पे ये वाला कोड ऐड करता हूँ। ये फुटर का कोड है जिससे आपके पेज का फुटर बनेगा। अब इसमें अगेन मैंने बूटस्ट्रैप के क्लासेस ऐड किए हैं और ये मैंने अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट ऐड किया है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका फुटर आ गया। आप चाहो तो आप इसका भी थोड़ा बहुत CSS कर सकते हो। सो यहाँ पे आ जाए एंड यहाँ पे लिखे फुटर और ये फुटर का CSS होगा। सो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं रखना चाहूँगा दिस 9 एंड ECEF, ठीक है। ये कुछ कलर्स वैल्यूज़ हैं और जो टेक्स्ट कलर होगा वो मैं ये रखूँगा 75 7D, ठीक है। 75 7D एंड अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ्स बट लेट मी नाउ शो यू कि किस तरह दिखाई देता है। सो अब यहाँ पे ये हल्का हल्का सा डार्क हो गया या ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। सो नाउ इट्स परफेक्ट। Perfect. Now the next thing, what could be the next thing? Now let's create and work with app.py, क्योंकि यहाँ पे अब हमने फ्लास्क को इम्प्लीमेंट करना होगा और प्रॉपरली इस ऐप को सर्वर से रन करना होगा। सो बैकएंड इंटीग्रेशन। सो उसके लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले फ्लास्क से इंपोर्ट करना होगा, कैपिटल F वाला फ्लास्क जिससे आप एप्लीकेशन बनाते हो, रेंडर टेम्पलेट जिसकी मदद से आप HTML फाइल को रिडायरेक्ट होते हो, रिक्वेस्ट जिससे आप फॉर्म से डाटा गेट करने में हेल्प ले सकते हो। उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ pandas SPD, देन फ्रॉम sklearn डॉट matrices डॉट pairwise cosine similarity एंड द फाइनल थिंग विल बी numpy। सो ये हो गया अपना numpy एज np। अब मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ। सो एप्लीकेशन आप कैसे बनाते हो फ्लास्क के केस में कि आप कैपिटल F वाला जो फ्लास्क क्लास है उसको कॉल करते हो विद दिस नेम पैरामीटर, ठीक है। सो नाउ आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। लेकिन आप क्या करते हो कि पाइथन मेन के अंदर इस ऐप को कॉल करते हो, कॉल। सो इफ पाइथन मेन इक्वल टू sorry this is man and then run the app and debugger will be true। so ये है basic syntax for Flask app, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं सर्वर से रीडायरेक्ट करूँ टू index.html, प्रीवियसली तो डायरेक्टली मैंने यहाँ से आपको रन करके दिखाया, लेकिन अगर आप सर्वर से रन करना चाहते हो यानी बैकएंड से, तो उसके लिए आप रूट्स बनाते हो। सो @ उसके बाद आप रूट कॉल करते हो। सो मेरा जो फर्स्ट रूट होगा वो एम्प्टी होगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से जिसके कॉल पे आई वांट टू रिटर्न टू वर्ड विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट index.html। सो जैसे मैं इस ऐप को रन करूंगा ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा index.html विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट। सो अब मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ ऐप को, तो यहाँ पे मुझे एक URL मिल जाएगा। I don't know why it's taking time but sometime it will give you। so ये आ गया। अब आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो वेबसाइट होगा वो यहाँ पे अब प्रॉपरली सर्वर से रन हो रहा है इस लोकल होस्ट पे, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से गाना दे सकते हो। अब हमारा काम ये है कि जब हम यहाँ पे गाना डाल दें और इस पे एंटर करें तो वो गाना हम सर्वर में गेट करें। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म बनाते वक्त मैंने रिकमेंड बनाया था, तो अब यहाँ पे हमने एक API एंड पॉइंट बनानी होगी। उसको मैं नाम देता हूँ रिकमेंड। ये हम ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे आप मेथड्स के नाम से एक पैरामीटर देते हो जिसमें आप दो चीज़ें पास करते हो, गेट एंड पोस्ट, क्योंकि वी डोंट नो कि फ्रंट एंड से क्या आ रहा है। इट कुड बी गेट, इट कुड बी पोस्ट, बट मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ रिकमेंड के नाम से, जिसके अंदर में जो फ्लास्क से मैंने इंपोर्ट किया था रिक्वेस्ट, उसके अंदर जाके मेथड को कॉल करते अगर वो इक्वल टू पोस्ट है, इसका मतलब है कि फ्रंट एंड से पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है, देन वी कैन प्रोसीड। ओके, तो ये है API एंड पॉइंट।
अब इसके अंदर सबसे पहले इसको अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अभी के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि लोड सेव डेटा। सो df विल बी इक्वल टू pd डॉट रीड csv, और डेटा का जो नाम था वो था कोई क्लस्टर्ड df डॉट csv। ठीक है, सो वो डेटा हमने लोड किया, और उसके बाद जो न्यूमेरिक फीचर्स वाला ओके वो जो फंक्शन था वही जल्दी से मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। सो ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो हमने जुपिटर नोटबुक में यूज़ किया था, जिसके पास एक गाना आ रहा था और वो पलट के हमें टॉप 5 सॉन्ग्स डेटा सेट दे रहा था, जहाँ पे नेम, ईयर एंड आर्टिस्ट था। ठीक है, ये एज इट इज सेम है, लेकिन इस फंक्शन को चाहिए था न्यूमेरिक फीचर्स, सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे लेकर आना होगा। ठीक है, सो या these are the final things. So our main objective was to get the song right here. So मैं यहाँ पे आता हूँ right here। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा जो फ्रंट एंड है वहाँ से जो भी सॉन्ग है उसको हमने गेट करना होगा। सो अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो सॉन्ग नेम यहाँ पे मैं गेट करता हूँ, विच इज़ क्वाइट सिंपल। उसके लिए आप रिक्वेस्ट के अंदर जाके फॉर्म को कॉल करते हो, एंड फॉर्म के अंदर जाके गेट की मदद से आप उस सॉन्ग का नाम दे सकते हो, एंड दिस नेम मस्ट बी सेम, दिस नेम मस्ट बी सेम टू दिस नेम। ठीक है, सो जो भी यूज़र गाना डालेगा वो इस इनपुट फील्ड में वो अब यहाँ पे हमने गेट किया वो नाम। ठीक है, जैसे हमने नाम गेट किया तो अब हम रिकमेंडेशन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करूँगा। सो उसके लिए मुझे कॉल करना होगा रिकमेंड सॉन्ग फंक्शन, और उसको मैंने भेजना होगा ये नया गाना जो यूज़र ने भेजा है, और अपना पूरा का पूरा डेटा सेट, और ये पलट के हमें देगा रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये रहा हमारा रिकमेंडेशन। लेकिन अगर मॉडल ने हमें कुछ नहीं दिया, मतलब खाली है, यानी कोई एरर अगर होता है, तो मैं यहाँ पे एक रिकमेंडेशन के नाम से लिस्ट बनाता हूँ जस्ट एरर को हैंडल करने के लिए। तो फिर आप एक्सेप्ट में जाए, मैंने एक्सेप्शनल हैंडलिंग यहाँ पे यूज़ किया। एक्सेप्ट में जाए और एक्सेप्शन अकर कर दें। ये एक्सेप्शन का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा एरर आता है, अननोन एरर्स, तो उनको हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें दे दूँ। एक डिक्शनरी में नाम अपनी तरफ से कोई भी डाल दो, लाइक एरर एंड आर्टिस्ट्स अपनी तरफ से कोई दे दो, लाइक इनवैलिड एंड ईयर कुछ भी दे दो, जैसे कि 2001। सो द मेन आइडिया बिहाइंड दिस थिंग इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अदरवाइज ये काम करेगा कि अगर इसने काम किया तो ठीक है, अगर नहीं किया फिर ये चलेगा, और इसके लिए मुझे एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ा हर सूरत में। अब हमने ये डेटा पास करना होगा index.html को, जहाँ पे हम इसको दिखा सकें। तो मैं इस पूरे के पूरे इफ से बाहर आके इस फंक्शन के अंदर करता हूँ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट। index.html के अंदर जाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि आपको ये डेटा मिल गया। रिकमेंडेशंस विल बी इक्वल टू रिकमेंडेशंस। ये एरर क्यों आ रहा है? HTML आई डोंट नो के रेंडर टेम्पलेट, ये भी ठीक है। तो हमारा हाँ वो यहाँ पे नाम मैंने चेंज किया था। ठीक है, सो द मेन आइडिया इसके इस पूरे API एंड पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले गाना को गेट कर रहे हैं, वो हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं विच इज़ दिस फंक्शन, और ये फंक्शन हमें एक डेटा सेट दे रहा है, और वो जो डेटा सेट यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम पास कर रहे हैं index.html को। लेकिन ये जो डेटा सेट है, डेटा सेट आप HTML पेज के ऊपर नहीं दिखा सकते, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ लगाना पड़ा मुझे, टू डिक्ट
मैंने इसको एक जेसन फॉर्म बनाया, एक डिक्शनरी फॉर्म बनाया विद ओरिएंट विल बी रिकॉर्ड। अब वो सेम डीएफई होगा, यानी इसमें टॉप 5 सॉन्ग्स का नाम, आर्टिस्ट एंड ईयर होगा, लेकिन अब डिक्शनरी फॉर्म में होगा, क्योंकि आप HTML पेज के ऊपर डिक्शनरी में चीजें दिखा सकते हो। अब ये वो वेरिएबल है जिसमें हमारा जो भी रिकमेंडेड रिजल्ट होगा स्टोर है, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। इस फुटर के ऊपर हम यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे यूजिंग पाइथन कोड। अब अगर आप HTML के अंदर पाइथन कोड करते हो तो उसके लिए आपको यूज करना होगा जिंजा टेम्पलेट। सो मैं यहाँ पे आके एक कंटेनर बनाता हूँ विद बूटस्ट्रैप क्लास, और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले जिंजा टेम्पलेट लगाता हूँ, और ये है जिंजा टेम्पलेट का सिंटैक्स कि इफ रिकमेंडेशन, यानी अगर बैकएंड से हमें रिकमेंडेशन मिले हैं तब आगे जाके प्रोसीड करें। और आप इसी तरह इस सिंटैक्स के अंदर इफ को एंड भी करते हो। अब ये एक सिंटैक्स है जो आपको इसी तरह यूज करना होगा अगर आप पाइथन का कोड HTML पेज के ऊपर करते हो। अब मैं H2 टैग के अंदर जाके इसमें कहता हूं कि रिकमेंडेड सॉन्ग्स, और यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज करता हूँ लाइक टेक्स्ट सेंटर एंड मार्जिन टॉप विल बी 5, ठीक है। और उसके बाद मैं ऐड करता हूँ एक डिव विद रो, और इस रो के अंदर अब मैं पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा, लेकिन दिखाने से पहले एक और डिव ऐड करता हूँ विद कॉल md एट, एक और क्लास ऐड करता हूँ बूटस्ट्रैप का ऑफसेट जो हमने पहले भी ऐड किया था md टोम। अब इसका CSS पहले से हो चुका होगा। और अब सिंस मेरे पास 5 गाने हैं तो मैं अनऑर्डर लिस्ट यूज करूंगा HTML के अंदर, क्योंकि मैं लिस्ट में चाहता हूँ कि गाने दिखाओ। और इसके अंदर मैं एक लूप चलाऊंगा, लेकिन लूप चलाने से पहले मैं इसका एक क्लास ऐड करता हूँ बूटस्ट्रैप वाला, या अपना कस्टम क्लास, जिसको मैं कस्टम क्लास कहूँगा। ये कस्टम क्लास है जो थोड़ी देर बाद में इस पर CSS करूँगा। लिस्ट ग्रुप। अब अनऑर्डर लिस्ट ग्रुप के अंदर आप बनाते हो लिस्ट आइटम्स जिसमें आप कुछ लिखते हो, फिर एक और 5 आइटम्स वी हैव टू डिस्प्ले, but I don't want to waste my time because I have Python code. So for song in recommendations, this recommendation and this recommendation must be same because ये वाला recommendation है exactly this one, so you have to exactly copy this and use it right here, ठीक है। and then we have to also close or end for again Jinja template and within this we have to use list. अब ये है अपना list. Now we don't need 5 list, we need a single list with some kind of custom class. और इसमें मैं custom class ऐड करता हूँ list group item, ठीक है। अब मैं इस list के अंदर अपना सॉन्ग दिखाऊंगा। वो कैसे दिखाऊंगा? सॉन्ग, because I am getting entire row from this and I have 3 columns, so I want to display song name, so I'll call name wala column, and with some space by adding by I'm going to display song artists column. This must be the exact name that जो आपके डेटा सेट में प्रेजेंट है। और उसके बाद सॉन्ग का जो ईयर है वो भी आप दिखा सकते हो, लाइक सॉन्ग ईयर वाला कॉलम, ठीक है। इफ यू वांट टू, यानी जो भी नाम है, आर्टिस्ट है, ईयर है, वो जो टेक्स्ट हो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, तो उसके लिए आपके पास एक होता है टैग स्ट्रांग, वो यूज कर सकते हो एंड लाइक दिस। सो वी आर डन, वी आर ऑलमोस्ट डन। अब होगा क्या कि बटन के सबमिट में जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक अनऑर्डर लिस्ट में, गाने का नाम, आर्टिस्ट and year. So this loop will run 5 times and each time it will display the name, artist and year. Now let's do some CSS on this list group and list group item. So यहाँ पे आके
exactly right here. मैं थोड़ा बहुत इसका CSS कर दिखाता हूँ. So class list group item उसको मैंने कॉल किया और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कुछ टाइप का कलर है जो मैंने ऑनलाइन पिकर से उठाया था. दिस वन, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये कौन सा कलर है, बट याद दिस इज द कलर. एंड बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल सॉलिड दिस कलर E6 EB. एंड ट्रांजिशन, व्हाट डज ट्रांजिशन मीन, कि जब आप उसके ऊपर हावर करें तो वो थोड़ा सा झटका दें ताकि और भी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग लगे. सो उस ट्रांजिशन का जो बैकग्राउंड कलर हो, यू विल सी अ बिट लेटर, वो मैं 0.2 सेकंड के बाद आहिस्ता से चेंज करना चाहता हूँ. एंड फाइनली कि जब कोई कर्सर ले जाए, यानी जो भी रिज़ल्ट डिस्प्ले हुए उसके ऊपर जो कर्सर ले जाए, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन CSS करता हूँ. यानी लिस्ट ग्रुप आइटम्स के ऊपर जब कोई हावर कर दे अपने कर्सर को, तो फिर बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दे टू दिस वन. सो ये मैं बाद में ऐड कर दूंगा, बट या दिस इज़ द कलर. सो ऐप रन करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक क्विक रिवीजन देता हूँ. ये है हमारा index.html जिसमें हमने फ्रंट एंड किया है. ये जितने भी टैग्स या क्लासेस हमने यूज़ किए हैं उसका CSS है. सबसे पहले हमने नेव बार बनाया. ये पूरा का पूरा कंटेनर है जिसमें हम यूज़र से इनपुट में सॉन्ग ले रहे हैं और जो भी सॉन्ग्स बैकएंड से हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहे हैं. और ये रहा हमारा फोटर. app.py के अंदर जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये जो व्यू फंक्शन या रूट है अपने ऐप को रन करने के लिए, और ये हमारा API एंड पॉइंट है जहाँ से हम यानी फ्रंट एंड से हम गाने का नाम लेके और पलट के हम उसे रिजल्ट जनरेट करके दे रहे हैं. अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है. एंड रन करने के बाद मैं इस URL पे क्लिक करता हूँ. तो ये रहा हमारा ऐप, दिस इज़ नेव बार. और मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ. अब यहाँ पे मैं गाना देता हूँ, दिस इज़ द गान नॉट गॉन, दिस इज़ द सॉन्ग बेसिकली, सोल जंक्शन. अब ये है वो बटन जिसके क्लिक पे यू कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग दिस अनऑर्डर लिस्ट. द मोमेंट यू हावर यू कैन सी जैसे आप इस पे हावर करते हो तो कलर हल्का सा चेंज हो जाता है क्योंकि हमने वहाँ पे हावर वाला फंक्शनैलिटी ऐड किया था, ठीक है. एंड आल्सो यू कैन सी द ट्रांजिशन, ठीक है. यू कैन आल्सो सी द ट्रांजिशन. यू कैन ट्राई मोर सॉन्ग्स. लेट मी ट्राई वन मोर. सो ये मेरे पास एक और गाना है, लेट्स ट्राई इट आउट. एरर बाय इनवैलिड सॉन्ग नेम, जस्ट लेट मी पेस्ट. हाँ, मैंने आपको बताया था कि आप के पास अगर ऐसा गाना है जो डेटाबेस में पहले से पड़ा नहीं है तो वो उसके लिए आपको एरर देगा. वो जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमने लगाया था वो मैसेज यहाँ पे आ गया. सो यू हैव टू एग्जैक्टली गिव दैट नेम दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर डेटा सेट. सो लेट मी ट्राई वन मोर. तो मेरे पास एक और गाना है लाइक दिस एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग रिकमेंडेशन फॉर दिस सॉन्ग, ठीक है. सो या इट्स वर्किंग.